सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इम्तिहान की घड़ी का ऐलान हो गया। 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। शेड्यूल का ऐलान भी हो गया है, लेकिन इम्तिहान दोनों तरफ चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान इस तरह से कि वो साफ शफाफ इलेक्शन करा सके, जिस पर कोई उंगली ना उठाए, और दूसरी तरफ हुकूमत का इम्तिहान यह है कि क्या वाकई वो अपनी सफ़ों में इत्तेफाक बरकरार रख सकेगी, क्योंकि कुछ ऐलानात ऐसे सामने आ रहे हैं कि कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को। और खुर्रम लगारी साहब जो एमपीए हैं मुजफ्फरगढ़ से, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 4-5 लोग और उनके साथ हैं। अगर ये सच है तो फिर वाकई बहुत बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए। और ये खबरें भी गर्म हैं कि अंदर से लोग इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि ये पार्टी टिकट यानी सेनेट का टिकट किस किस को मिलेगा। क्या पैराशूट लोगों को मिल जाएगा जो पैराशूट से उतर रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, या पार्टी के लॉयलिस्ट को मिलेगा जो दहाइयों से तहरीक इंसाफ का साथ देते आए हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये भी कहा जा रहा है कि बगैर कोई दरखास्तें वसूल किए बस खुद से ही नाम अनाउंस कर दी जाएंगे तहरीक इंसाफ में। दूसरी तरफ इम्तिहान है पीडीएम का भी, क्योंकि उनकी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखना उनके लिए एक मसला बन चुका है। किस तरह से वो सेनेट में अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सब ने इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ना है। यानी पहली दफा हो रहा है कि पीडीएम किसी इलेक्शन में इकट्ठे जा रही है। ना नून लीग है, ना पीपल्स पार्टी है, जनजेएफ, पीडीएम एक वजूद के साथ सेनेट का इलेक्शन लड़ेगी। इसके बावजूद अगर वो कुछ सीटें ज्यादा ना निकाल सकी तो इसका मतलब है कि पीडीएम का इसके वजूद का कोई फायदा नहीं है। एक इम्तिहान जो हुकूमत को दरपेश था सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का, उसमें तो यह है कि हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, या ये कह लीजिए कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 40-45% इजाफा मांग रहे थे तो 25% पर लेन देन हो गया है। इन सब पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, पहले तो इस सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात हो जाए कि अब शेड्यूल का ऐलान हो गया है और पोलिंग अब होगी। आपको क्या नज़र आ रहा है? एक तरफ पीडीएम है, वो दावे कर रही है कि जनाब ये ओपन पोलिंग इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि इनकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, इनके लोग इनको छोड़कर जाएंगे, इनके खिलाफ वोट डालेंगे, इसीलिए इनको ये मसला दरपेश है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग हुई भी तो रोएगी पीडीएम ही। आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है अब तक? देखिए, जो इमरान खान साहब ने उसामा साहब कहा है ना, ये पीडीएम रोएगी, और यकीनन ये रोएगी अगर ये सीक्रेट बैलेट का ही रहा और ओपन शो ऑफ हैंड का जो मामला ना हुआ, अगर किसी तरफ ये ऊँट किसी करवट ना बैठा, और जिस तरीके से जो उजलत के अंदर हुकूमत अगर ये फैसले कर रही थी, तो वो भी आपके सामने चीज़ आ गई कि अब 12 फरवरी से 3 मार्च तक सारा ये प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल ऐलान उसका कर दिया है कि 12 फरवरी जो है और 13 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के जो दफातर हैं वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो कागजात जमा करवा सकते हैं। 14 फरवरी को इसमें एक जगह पर हुकूमत मुश्किल नहीं है, वो तो चाहती थी मार्च से पहले हो जाए। अच्छा, तो मार्च से पहले हो रहा है 3 मार्च को, तो मार्च से पहले और आखिर में एक 3 मगर हुकूमत एक 11-12 मार्च तक पहले हो जाए, बात चली थी। क्यों बाबर साहब की बात हुई नहीं थी? हुकूमत ने फरवरी का कहा था, ख्वाहिश का वज़ीर आज़म साहब ने इजहार किया था। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि 11 मार्च यानी 12 मार्च से पहले हर सूरत उसने इलेक्शन का इनेकाद करना है। अब वो फरवरी के अंदर शेड्यूल उसके अनाउंस किया और वो मार्च के 11 तक ले जाता, 10 तक ले जाता, तो अभी 3 मार्च 8-7 दिन का फर्क पड़ा है। अपोजिशन फरवरी में वो ये कह रही थी कि फरवरी के मिड में या फरवरी के दूसरे 20-22 फरवरी को वो ये सोच रहे थे कि लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्तीफे देंगे। तो हुकूमत ने एक चाल ये चली कि ये बजाय इसके कि ये जब फरवरी में लॉन्ग मार्च करें या इस्तीफ़ों का सोचें, तो हम 11 फरवरी को इलेक्शन ही करवा देते हैं ताकि ये चीज़ ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च और इस्तीफे ये जब आगे चले गए हैं तो अब वो चीज़ इररेलेवेंट हो गई, वो थ्रेट हो गया, खत्म। अब आगे आ गया उसामा साहब मसला कि जो आपने कहा कि पीडीएम का क्या बनेगा। सर पीडीएम पर आते हैं, लॉन्ग मार्च पर आते हैं, पहले मुझे हुकूमत का तो बता दें। उनकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। आप देखिए सेनेट की नशिस्तों के लिए अब मसला यह है किसको उन्होंने वोट देना है। हफीज शेख साहब का नाम भी आ रहा है, दीगर लोगों के नाम भी आ रहे हैं। पार्टी लॉयलिस्ट का क्या होगा? मैं आपको बताऊँ, 104 है सेनेट के जो अरकान जो है, 52 अरकान जो अपनी 6 साल मुद्दत पूरी कर रहे हैं, खत्म होने के बाद 11 मार्च को वो हो जाएंगे रिटायर्ड। कबायली इलाकों के जिला के 8 में से 4 सेंटर भी शामिल है जिन वो जो रिटायर हो रहे हैं, जो 104 में से 52,
और जो 6 साल 2 दफ़ा ये टर्न अपनी पूरी करके 8 में 4 हो गए सेंटर कबायली। अब कबायली इजला के खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है जिम हो चुका और नया उसका स्टेटस जो तब्दील हो चुका है, जो वो सारा अमलदारी वहाँ पे आ चुकी कानून की। 4 नशिस्तें पूर्ण नहीं की जा सकेंगी, इसलिए अब 100 जो नशिस्तें हैं वो रह जाएंगी सेनेट के कामों का। 3 मार्च को जिस तरह उन्होंने बताया 48 अरकान सेनेट जो है उनको मुंतखब करने के लिए पोलिंग होगी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से 12 सेनेटर, पंजाब और सिंध से 11, जबकि इस्लामाबाद से 2 सेनेटर्स को मुंतखब किया जाएगा। अब पोलिंग में जो 4 सूबों से आम नशिस्तों पर, ये नाजरीन के लिए ताकि थोड़ा सा ब्रेकअप फिर उस पर तजिया भी कर लेंगे। आम नशिस्तों पर 7 अरकान, 2 नशिस्तों पर खवातीन, 2 नशिस्तों पर टेक्नोक्रेट्स, अब क्योंकि जो आपने हफीज शेख की बात की चुना जाएगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अकलीती नशिस्त पर एक रुकन मुंतखब होगा। अब 11 मार्च को ये बात है कि अपनी 6 साल मुद्दत जो ख़त्म होने पर रिटायर्ड होने वाले सेंटर्स की ये बड़ी अहम बात है। जो तादाद है 65% तादाद जो है वो अपोजिशन जमातों से तल्लक रखती है, यानी ज़्यादातर जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो अपोजिशन से होंगे, और जो ज़्यादा आपको पता तादाद अगर उसके बरक्स कहा जाएगा तो इंक्रीज़ जो होगी उधर से डिक्रीज़ हो गई, वो होगी PTI की। अब वोट बेचने का जो मामला है उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बाकायदा कमेटी बना दी है, और वज़ीर आज़म ने इरकान असम्बली के पैसे लेने से मुतल्लिक वीडियो स्कैंडल पर पार्टी सतह पर तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। वज़ीर आज़म की जानब से तश्कील दी गई कमेटी में वफाकी वज़रा जो हैं फवाद चौधरी हैं, शीरी मज़ारी साहिबा हैं और मशीर बराए साहब शहजाद अकबर हैं, और 3 रुकनी कमेटी वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक अमूर की तहकीकात करेगी और अपनी सिफारिशात भी वज़ीर आज़म को पेश करेगी जब कमेटी वीडियो स्कैंडल में आइंदा के लाए अमल के लिए तजावीज़ दी। अब उसामा साहब एक ही सबसे बड़ा जो है मामला है वो है कि इतना बड़ा एक नेशनल जो चैनल्स के ऊपर हमने भी दिखाया, लोग मान रहे हैं, लेने वाले भी मान रहे हैं, पैसों की तकसीम की बात भी हो रही है। उस वक़्त भी इमरान खान साहब ने एक्शन लिया 20 लोगों के खिलाफ, एक वज़ीर जो है उसको भी घर भेजा गया, वो भी शामिल था। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने तो अपने तय काम कर दिया, तो इस पे हर बंदा जो है, मेरा भी ये मुतालबा है आपकी इजाजत से मैं दोबारा आता हूं आपके पास, मुझे बताएं हर दफा इमरान खान साहब अपना काम कर देते हैं, उसामा साहब कमेटियां वो बना चुके हैं, ऊपर कॉग्निजेंस लेना चाहिए। कमेटी बनाई, उसके बाद क्या हुआ? बाबर डोगर साहब, इतना शर्मिंदा होता है इंसान, यकीन करें पूरी दुनिया में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में अखलाकियात इतनी गिर गई है कि पता नहीं इससे आगे क्या होगा, कि आप यहां पर नोट दिखा दें किसी को, उससे जो मर्जी करवा लें, यानी मुकद्दस ऐवान आप कहते हैं कि जनाब लोगों के वोट लेकर उनकी अमानत को ऐसे लोग जो नोटों की बोरियां लेके उसामा साहब वो जो जाते हैं जिन ईवानों में, उन ईवानों को मुकद्दस कहना है, उस मुकद्दस लफ्ज की तौज़ीक है, तौहीन है। ठीक है, ऐसे लोग जो पैसे लेके बाबर साहब कुरान मजीद पर हाथ रखकर हलफ दे रहे हैं कि जी हमने कभी पैसे नहीं लिए, और वहां पर पैसे ले रहे हैं। क्या हम बेहिस हो गए? हमें पता है, आपको, मुझे, खरल साहब को, सबको पता है कि जनाब पैसे चलते हैं। पूरी कौम की नजरें आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हैं। ये क्या हो गया? हमारे क्या वो आइन से ऊपर चले जाएंगे? नहीं डॉक्टर साहब, आइन के अंदर ये चीजें वहां पे मैटर ऑलरेडी सब जुडिशियल इशू ये है। मेरा गिला गवर्नमेंट से ये है, मेरा गिला इमरान खान से ये है कि अगर वो सिंसेरिटी के साथ ये चाह रहे थे तो इनको अपोजिशन को इत्मीनान में लेना चाहिए था, उनके साथ बैठ के इस पे बात करनी चाहिए थी। ये बिल बड़े आराम से असेंबली में आ सकता था अगर अपोजिशन को इत्मीनान में ले लिया जाता। मसला ये है कि आपने पहले दिन से आप सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, जब आप सोलो फ्लाइट करेंगे तो अपोजिशन आपके साथ क्यों कोऑपरेट करेगी? किस वजह से? उनके भी सवाल आते हैं कि जब सेनेट के अंदर खरीदो फरोख्त हो रही थी इमरान खान साहब, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, आप सोए हुए थे, आपको नजर नहीं आ रहा था कि चेयरमैन सेनेट जो उसके खिलाफ अदम इत्मीनान किस डॉक्टर साहब अपनी नाकाम हुई है, वो उसमें गवर्नमेंट बराबर की और जो लोग आपके जमीन फरोख्त थे आपने एक्शन लिया, मीठा कड़वा तू ड्रामे किए। जब अपनी बारी आई पार्टी के अंदर फुट हो रही है, आप देखिए साहब ने 20 बंदों को फारिग किया, अपोजिशन के बंदों ने अगर जमीन फरोख्त की सेनेट के अंदर, उन्होंने एक्शन लिया? कोई ड्रामा किया है इन्होंने? आपने एक बंदे को लॉ मिनिस्टर भी बनाया, आप आगे फारिग किया, 1 साल पहले फारिग कर देते, लॉ मिनिस्टर भी इन्होंने बनाया। 20 बंदे फारिग हुए थे, जो लॉ मिनिस्टर वीडियो अगर आई होती तो उसको ना बनाते। 19 बंदों को जब फारिग कर रहे हैं तो अगर आपने ये एम्बैरेसमेंट हुकूमत क्यों क्रिएट करती है? बाबर साहब बात पूरी कर ले। सर इशू ये है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा, देखिए हर पार्टी में तोड़फोड़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ जो है वो PTI में है, ख़ासतौर पर पंजाब में है। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। उसामा साहब उस्मान बुज़दार की क़यादत से कोई खुश नहीं है, ठीक है, पार्टी के ऊपर से पैराट्रूपर्स आ रहे हैं, लोग उससे खुश नहीं हैं, ठीक है। उस्मान बुज़दार जो है ज़्यादातर MPs से डिस्कनेक्ट हैं,
पार्टी के नजरियाती बंदा ये समझ रहा है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। जो बंदे कैबिनेट के अंदर हैं वो लोग नहीं हैं जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं। इस वजह से उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक ये जो अदम इत्मीनाद होगा, अगर पंजाब में पीटीआई का वोट टूटा तो वो असल में उस्मान बुज़दार के खिलाफ पैसे से अदम इत्मीनाद होगा। पैसे के बगैर ये नजरियाती इख्तिलाफ है पीटीआई के अंदर। अगर इस्लामाबाद में, फिर आपको दूसरी बात सुन लें, अभी ये जो खुर्रम लगारी साहब हैं ये किसके बंदे हैं? इनको कौन तोड़ के लेके आया था? कौन सा बंदा था जो अपनी हवाई जहाज में बिठाकर इसको बनी गाना में लेके गया था? जहांगीर तरीन। आपने जो कमेटी बनाई है पंजाब में सेनेटर्स के लिए, वो शाह महमूद कुरैशी चौधरी सरवर है, जहांगीर तरीन उसमें नहीं है। तो जहांगीर तरीन साहब जिनको आप एटीएम कहा करते थे, जिनके जहाज भर भर के एमपीएस एमएनएस की जो थे वो इस्लामाबाद जा रहे थे, वो बंदे क्यों वोट डालेंगे उस इमरान खान के कैंडिडेट? यही तो मसला है। अब इमरान खान ये एक बड़ा बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो अपने घर की सफाई करता है, अगर वो ये जो बात करें ये नजरियाती बात नहीं है कि हाथ ऊपर खड़े कर दें। इमरान खान साहब को भी बड़ी चीजें सामने नजर आ रही हैं। लेकिन एक मेरी बात सुने उसामा साहब, एक मिनट ठहर दें। जी 77 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स लगे हैं डीजी खान में। बिल्कुल ठीक। बाकी तमाम और उसके बाद 50 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स हुए हैं मियां वाली में। बाकी सारे एमपीएस को ठेंगा मिला कि ना पैसे नहीं है। वो अपने हलकों में रो रहे हैं, 50 करोड़ तो हर एक को दे रहे थे। वो तो मामला वो तो कहानी है ना, वो दिया क्या है? लोग सवाल कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब, अगर आपके हल्के में 77 अरब रुपया लग सकता है तो हमारे हल्कों में वो क्या हम यतीम है? अच्छा, हमारे हल्कों में जब उनके हल्कों की बारी आती है तो कहा जाता है जी पीटीआई की ये पॉलिसी नहीं है। पीटीआई इसीलिए तो बनी थी कि हमने डेवलपमेंट फंड एमपीएस एमएनएस को नहीं देने, तो फिर 77 अरब रुपया उस्मान बुज़दार के उस्मान बुज़दार साहब ये बात जब करता है ना कि 70 अरब आपके अपने हल्के में आपने फंड जो अनाउंसमेंट किया मुख्तलिफ मनसूबों की, जब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे गए थे मियाँ वाले में, तो वो आहिस्ता से कह रहे थे कि 90 अरब मियाँ वाले में भी है। सही 90 अरब मियाँ वाले लगे ना बाकी एमपीएस को क्या मिला? इशारा होता है कि वज़ीर आज़म साहब के जिले में अगर 90 अरब लग सकते हैं वज़ीर आज़म के साहब के जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है उस जिला में, तो मेरे जिले में अगर 70 अरब के मैंने मनसूबे ले आऊं तो ये साईं वज़ीर आज़म की तो इस्लामाबाद में भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लाहौर में भी है, कराची से भी मामला ये है कि मियाँ वाले में 90 अरब का और ये सारा मिला के तो ये पूरा आधा बजट तो 200 अरब का, 50% तो 2 अजला के अंदर लग गया। जो इमरान खान साहब ये कहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब, लगे हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो एहसास महरूमी का शिकार भी हैं। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब 10 साल के दौरे हुकूमत में लाहौर और सेंट्रल पंजाब पे फोकस किया गया, ये बात भी ठीक है। साउथ पंजाब को इग्नोर किया, ये भी बात ठीक है। लेकिन साउथ पंजाब में क्या सिर्फ 2 ज़िले हैं? एक डीजी खान जिसकी तहसील तौसा है और एक मियाँ वाली जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ज़िला है। क्या साउथ पंजाब में और कोई ज़िला बस्ता नहीं है और कोई तहसील नहीं है? ये डिस्क्रिमिनेशन जब आप रियासत मदीना की बात करेंगे तो लोग सवाल उठाते हैं। आप बात कर रहे हैं बुज़दार साहब के तो घर अपनी बिजली नहीं थी। अच्छा, वो पहाड़ों के ऊपर जो घर है उसमें बिजली नहीं है। अगर आप भी वहाँ पे घर बना लेंगे वहाँ पे भी बिजली नहीं होगी। अच्छा, अगर आपके लाहौर के घर में बिजली है इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ के घर पे भी बिजली। अच्छा, मुझे आप बात बताएं, जो आप बार बार कहते हैं डोगर साहब के हॉर्स ट्रेडिंग, जो इमरान खान साहब जो सेनेट के जो चेयरमैन के खिलाफ अदम इत्मीनाद थी, वहाँ पे इमरान खान साहब एक्शन लेते। वहां पे तो एक्शन इमरान खान साहब नहीं लेना था डोगर साहब, वहां पे तो जो अपोजिशन के जिन्होंने की वही तो है कि जब मीठा मीठा हो उस वक्त ठीक है, क्योंकि नून लीग पे पार्टी के बंदे आपके चेयरमैन को वोट डाल रहे थे। इमरान खान आप उस वक्त कहते कि भाई हाथ खड़े करके करवाओ। एक मिनट, इमरान खान साहब अपने बंदों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लिया उन्होंने। मैं अपने बंदों के खिलाफ लेके तो आप जो सेनेट के अंदर जिन्होंने लगा देते जिन्होंने भाई हाथ खड़े करके करो। मैं तो आपको वजूहात बता रहा हूँ कि क्यों इमरान खान साहब इस दफा हाथ खड़े करके बात कर रहे हैं। एमपीएस को फंड नहीं मिले, एमपीए नाराज है, एमएनए नाराज है, बंदे ऊपर से पैराशूटर आ रहे हैं, लोग जो है वो अनॉयड है। इसका जवाब दे देना, ये खुर्रम लगारी साहब क्यों छोड़कर जा रहे हैं? वो कह रहे हैं 6 लोग और वो ये कहते हैं, उनका सुन ले बयान, ये तो टूट। वो ये कहते हैं कि मेरे साथ वाला हल्का सीएम का, मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ, अगला हल्का डीजी खान सलमानी साहब का, वहाँ पे 70 अरब रुपया लग गया। मैं सीएम से कहता रहा, तरले मिन्नतें करता रहा, मेरे हल्के में तो 1 रुपया नहीं। ये आप अगली बात में बता रहे थे, इससे और आगे थोड़ा एक बात पदम आगे, जो दाऊद सलमानी ख्वाजा दाऊद सलमानी साहब जी वो और जो दाएं बाएं और हल्के हैं जो इनके साथ कॉन्स्टिट्यूंसी मिलती हैं डीजी खान में या तौसा, जहाँ पे ये बुज़दार साहब का हल्का इंतखाब है,
हुआ ये है कि जो दीगर हल्के हैं ना, जिस तरह दाऊद सुलेमानी का होगा, जिस तरह ये दाऊद सुलेमानी के मामले के अंदर हल्के के अंदर ये है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट फंड हो रहे हैं ना, क्योंकि बुजदार साहब अब सी एम ज़ाहिर बात 5, 6, 8 तो बंदा सोचता है ना कम से कम घर से सीटें हों, घर से सीटें होने का कि भाई भी मेरा MPA बने, MNA बने, अजीज़ों कार, वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। जिस तरह इंडिया कहता था भारत नवाज शरीफ के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की है, बुजदार साहब सरकारी फंड से जिस तरह वही काम जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ करते थे कि जाती उमरा के जो मरियम साहबा जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई ज़्यादा नहीं 1485 कनाल निकल आई, और फिर नवाज शरीफ साहब की और आर चीमा और सारा DG वगैरह उसको लिया पहले और फिर ग्रीन एरिया डिक्लेयर करार दिया अपने आप। तो वो कहते 10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर रेडियस तक कोई फिजाई आलूदगी या ज़मीनी या कोई ग्रीन या कोसिंग ना बन सके। हमें इन्वायरमेंट अच्छा रहे, 2500 या 25,000 कनाल जो है उसके बावजूद या कितने भी कनाल जो उसका जाती उम्र अलग से। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो काम हुआ है डोगर साहब, इन्होंने बढ़के लगाई थी उस वक्त एहसन इकबाल साहब ने कि ज्यादती हुई, हमारे बंदे गायब हो गए। इन्होंने कहा था हम एक्शन लेंगे, एक्शन क्यों नहीं लेते? इमरान खान साहब ने जो कहा वो किया। सर तो इमरान खान साहब उस वक्त ये नजरिया लेके अच्छा मुझे सर आप सुन ले। अच्छा मेरा मतलब है अब अच्छा सुन तो ले, अपनी फिक्र पड़ी हुई है, अब लेके ख्वाहिशात ना लेंगे उनका मामला है। एक आईनी और कानूनी मामला है, जज्बात से बात तो नहीं होगी ना। वही प्रोसेस कर रहे हैं इमरान खान। उस वक्त कैसे हो सकता था? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? जब शो ऑफ हैंड, जब तक कानून और आइन का हिस्सा नहीं बनेगा, इमरान खान साहब के शोर में चलते तो नहीं हो जाएगा। तो वो प्रोसेस तो कर रहा है इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान वही कर रहा है, वो कहते हैं नहीं करें। इन्होंने क्या पार्लिमानी पार्टी को ये बिल रेफर किया? क्या पार्लिमानी पार्टी की कोई मीटिंग हुई? क्या अपोजिशन को इसमें इत्मीनान साहब, क्या अपोजिशन का कौमी मफाद का मामला है, फाटिफ का बिल है, अपोजिशन का ये नहीं है तो अपोजिशन कहती है इस अपोजिशन की क्या करे? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सुन लेना, नवाज शरीफ और जरदारी का था, उसके अंदर ये था कि शो ऑफ हैंड होगा। वो इमरान खान ने तो नहीं कहा था, ये कॉलो फिर से मुकर जाते हैं। क्या जरूरत है उनको इजाफी सीटें मिल जाएंगी? इजाफी सीटें किसको? गलतफहमी है आपकी। अभी यहाँ पे मैं बैठ कर चैलेंज दे रहा हूँ, जो इमरान खान साहब ने कहा है ना मैं इनको रुलाऊंगा, ये रोएंगे और फिर ये क्या कि धांधली हो गई है। अगर शो ऑफ हैंड नहीं होगा, तो पीटीआई रो रही है। अच्छा फर्ज मान, कभी वो ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, चले जो भी कभी सेनेट में जाके रो रहे हैं, कभी नेशनल असेंबली में रो रहे हैं, अदालत में जाके रो रहे हैं। अच्छा माजरत के साथ मेरा इख्तिलाफ है आपसे नुक्ता नजर पे। पीटीआई नहीं रो रही, वो आप ये कह रहे हैं कहने के मुकाबले में आप ये कह रहे हैं, सुन ले, आप ये कह रहे हैं कि अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो इमरान खान रोएंगे, आपके मुताबिक तो ये है ना? मुझे लग रहा है कि उनकी अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सीक्रेट बैलेट रहा, ये प्रिवेल किया इसने, तो अपोजिशन PDM रोएगी, धाड़े मारेगी और ये कहेगी कि हमारे साथ धांधली होगी। फिर उसका कौन दावा करेगा? मुझे बताएं, मुझे ये बताया ना। फिर क्या इमरान खान से तो खुश होना चाहिए, फिर इमरान खान के ऊपर बात नहीं आएगी। नहीं खुश तो होंगे ना। अच्छा चलिए नाम डिस्कस कर लें। मुझे बताएं, बाबर अवान साहब, शहजाद अकबर, अब्दुल रज़ाक दाऊद, इनको भी टिकट मिलने का सैफुल्लाह नियाज़ी साहब बन जाएंगे जी। उनका नाम अगर आपने नहीं पढ़ा तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को टिकट मिल सकता है। और आपने बाबर अवान साहब का कहा, बाबर अवान भी है, शहजाद बुखारी कंफर्म, अच्छा शहजाद अकबर कंफर्म। और बताएं कुछ नाम? हफीज शेख साहब। हाँ जी हफीज शेख, शायद वो भी आ जाएं क्योंकि इसलिए उनको टेम्परेरी बनाया था। अच्छा सीटें उनकी ना खत्म हो गई, ये तो सारे पक्के हैं ना। अगर उनकी हाँ जी आगे चले तो ये तो पक्के हैं, ये तो ठप्पा लग गया ना। आगे सर फिर नजरियाती में कौन आएगा? वो फिर ऐसे वो नजर आती होगा। पहले क्या नजरियाती नहीं, मुझे बताया 2018 के इलेक्शन के अंदर इलेक्टेबल आ गए और PTI के नजरियाती पीछे चले गए। अच्छा ये ऐसे ही होता है उसामा साहब। ये डोगर साहब सही बात करते हैं कि जब आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं, इक़्तिदार पे बैठ जाते हैं, चले जाते हैं ना, उस वक्त आपको चश्मे और किस्म के नजर आती हैं लोग। अच्छा, दुनिया और किस्म की नजर। एजाज चौधरी साहब हैं, एजाज चौधरी साहब नजरियाती हैं, शायद उनको बेचारों को मौका मिल जाए। बड़ी बात। उमर चीमा साहब, वो भी काफी बहुत मुश्किल लगता है ये दोनों को, है ना, इसलिए बहुत मुश्किल लगता है। डॉक्टर जरका जो है, जब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी एजाज चौधरी साहब हालांकि पंजाब के इनके सदर रहे, उस वक्त उनको टिकट दे दिया गया था। चौधरी साहब अब चांस है तो मुझे लग रहा है वो भी स्किप हो जाएंगे। अच्छा चले एक नाम जबरदस्त हो सकता है, शहबाज गिल। ओहो वो तो बहुत, वो भी आ जाएंगे जारी बात। अच्छा वो भी पार्टी के अगर उनकी सीटें बन रही है ज्यादा ना, नाम आगे हम चले जाएंगे, उठा ना देने काम किसको। देखिए ना, जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं, तंजीला इमरान है। देखिए आपने जो पहले नाम बताया, आप देखें, ये देखना है कि PTI जो है उसके पास सीटें कितनी हैं। डोगर साहब, सानिया निश्तर साहिबा को 11 सीटें हैं। उस औरत ने इतना काम किया। 11 नाम अभी कर लेते हैं। हाँ जी 11 सीटें हैं। हाँ जी 3 एक ख्वातीन और 2 टेक्नोक्रेट हैं, बाकी 8 बचती हैं जनरल में। अब 8 में जाहिर बात है कि सारी PTI की तो नहीं है,
उसमें एक तो उन्होंने पहले ही काफली को दे दी, कमल अली आगा उस पर लड़ेंगे, बाकी पीछे रह गए सात भी है ना, केपी से भी मैं तो पंजाब बाकी रह गई सात में से। अब देख लें कि 7 में से 4 पीटीआई लेके जाती है या 4 नून लेके जाती है, ये तो जब मुकाबला होगा तभी पता देखिए ना। खैबर पख्तूनख्वा से सबसे ज्यादा लोगों को करवा सकती है। डॉक्टर साहब एक सीट तो माइनस कर देना, यूसुफ रजा गिलानी साहब, शहबाज शरीफ वो तो इस्लामाबाद से लड़ रहे हैं, वो इस्लामाबाद से लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे भी वोट तो है ना उनका थोड़ा बहुत। तो वो पीडीएम लड़ रही है ना, पीडीएम तो लड़ रही, क्यों लड़ रही है पीडीएम, आपको पता है पीडीएम लड़ क्यों रही है? ये क्यों कह रहे हैं पीडीएम लड़ रही है? क्योंकि उनके पास फेस सेविंग के लिए है ना उसामा साहब जी, वो नमोशी और शर्मिंदगी से बचने पीडीएम में कोई इख्तिलाफ नहीं हो, देखें सारे बड़े प्यार से इकट्ठे हो गए। मैं आपको बता देता हूं, पीडीएम लड़ रही है इलेक्शन, पीडीएम लड़ रही है ना। आप क्यों आप कितने सेंटर बना सकते हैं? मुझे ये बताएं ना, जेयूआईएफ कितने सेंटर बना सकती है? आपको पता ही है, एक सेंटर बना रहे तो बड़ी बात है। उसके बाद आ जाता है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की सिंध में उनको आपको पता है हुकूमत है, और बाकी भी मामला आता है। पंजाब में एक आध सीट वो भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा बोलेंगे कि नोटों की खोल उनमें आ रहे हैं, ज्यादा भी आ सकती है। शहरी रहमान साहिबा हैं, वो पहले भी हैं सेनेटर, बहरहाल फारूक इचनाइक साहब हैं, सलीम मांडीवाला साहब हैं, फिर जाम मेहताब, शहादत आवान, ताज हैदर साहब, इनके बारे में भी सामने आ रहे हैं नाम। अच्छा मैं आपको बता, आपने अभी नाम बोले, मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि जो डॉक्टर साहब ने बात की, जो कि मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब का ऑलमोस्ट जो नाम है ना वो फाइनल हो चुका है। चेयरमैन सेंटर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सेंटर तो अभी मुझे हाँ जी, ये किसने की है पता नहीं। आप कह रहे हैं मैं तो मैंने भी अपना काउंटर चेक लगाया, फाइनल किया जरदारी साहब ने। सुन लेना, इमरान खान साहब किस लिए कॉन्सर्ट शामिल होगी या उसके बगैर उनका बस नहीं चल सकता, इसलिए कि इस वक्त आपको पता है पीटीआई, क्या आपने जो उनके लाइज है अभी जो मौजूदा मलाल है, क्या वो सेनेट के अंदर चेयरमैन बना सकते हैं अपने? डॉक्टर साहब बात मेरिट के ऊपर नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे ना। 20 तो सीटें उनको मिलनी है। अच्छा 29 हो जाएंगी, 29 पे तो सेनेटर बना नहीं सकते ना। तो फिर क्या करेंगे? वो यही करेंगे ना, आप रौला भी डाल लेंगे, अपोजिशन भी करें, जारी बातें करेंगे। अब मामला यह है कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब क्यों कैंडिडेट बनाए गए? सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, आपको पहले भी कह चुका कि शहबाज शरीफ साहब, सैयद यूसुफ रजा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे और ये पंजाब में आपको तो चीफ मिनिस्टर थे, इनका बहुत अच्छा लाइजान है, उसके बाद भी इनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मरियम साहब का जो फैक्टर है ना वो धड़न तख्ता हो और उसको डिसमेंटल किया जाए। उसको अप्रूवल मरियम ने दी है, शहबाज ने नहीं दी। तो मरियम को क्या करती है, कहते ना क्या ना करता। जरदारी ने आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को फोन किया है, उनसे उन्होंने अप्रूवल लिया। वो तो शहबाज शरीफ इतने बेवकूफ हैं, उन्होंने कहा ना भाई साहब से भी फोन करा लें ताकि मेरा भी शोर ना मचे। अब मुझे ये बताएं, क्या नून लीग जो पंजाब से इतनी ज्यादा उसने सीटें ली हैं और बड़ी पार्टी है, वो अपना कैंडिडेट नहीं ला सकी? डॉक्टर साहब इससे ज्यादा क्या है? क्या मरियम साहबा को जो जरदारी साहब कहें, जो जरदारी इमरान भाई बैठे वही करेंगे? पहले पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने मिलकर चेयरमैन बनाया, ब्रेक के बाद, और अब फिर पीपल्स पार्टी। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, चेयरमैन और उसके बाद बात करेंगे। सरकारी मुलाजमीन को कामयाबी मिली है, लेकिन क्या अब इस पर अमल दरामद हो सकेगा? तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें बाकी यकसा हो जाएंगी? ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला। अब पता चला। एहतजाज करने वाले वफाकी मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और एडहॉक बेसिस पर उनको 25% इजाफा दिया जा रहा है तनख्वाहों में, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि तनख्वाहों में फ़र्क दूर करने की समत अब फराहम कर देगी आगे चलकर ये कमेटी और सारा कुछ जो लोग देख रहे हैं। बाबर डोगर साहब, अब वफाकी हुकूमत इसको देख रही है, फिर सूबाई हुकूमत भी इसको देखेगी, तो ये परमानेंट बेसिस पर आपको लगता है कि मामला हल हो जाएगा? आइंदा ख्याल रखा जाएगा कि अब तनख्वाह अगर किसी एक की बढ़ रही है तो फिर सारों की बढ़ानी पड़ेगी? मसला तो यहीं से खड़ा हुआ था असल में, कि किसी एक डिपार्टमेंट में तनख्वाह जो है वो 70,000 है और उसी स्केल के आदमी की किसी और डिपार्टमेंट में तनख्वाह 30-40 हज़ार है। देखिए उसामा साहब, कल भी इस पर बात हुई थी कि बेतहाशा ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद NHA है, उसके बाद ओगरा है, उसके बाद ODDCL है, बेतहाशा ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे इवन एक क्लर्क की तनख्वाह लाख रुपए है और कहीं पे ये तनख्वाह 40,000 रुपये है। तो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। फिर पिछले 2 साल में डॉलर 160 रुपये का हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। लेकिन इसको मिसहैंडल किस तरह किया गया? इमरान खान साहब को ये कहा गया कि जी असल में ये मुलाजमीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती किए गए थे, ये बातें उनको कही गई। फिर यह कि जी ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये बात भी कही गई, जबकि
इससे पहले भी कहा यह जा रहा है कि शेख रशीद साहब हों, परवेज़ खटक हों और अली मोहम्मद खान साहब, ये तीनों इस मामले को देख रहे थे और इन्होंने ये बात इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को बता दी थी कि जी ये मामला बड़ा खराब हो सकता है। ये सारी हंगामा उसके बाद आप देखें फिर मीडिया में जिस तरह दिखाया जी हाँ जंग लग गई है, आंसू गैस थी, बहुत बड़ी नाअहली थी। आप किन पे आंसू गैस फेंक रहे हैं? कौन है वो लोग? वो अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं, उनका घर का चूल्हा नहीं जल रहा, उनके बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, डॉलर महंगा हो गया। तो ये काम पहले भी हो सकता था जो आज हुआ है। आराम से उनसे बैठ के निगोशिएट किया जाता। आपने उन पे आंसू गैस की शुरू कर दी, आपने उन पे चढ़ाई शुरू कर दी, इस्लामाबाद में अच्छा खासा तमाशा बना दिया। इमरान खान को देखना चाहिए कि उनके मुशीर कौन है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात क्या होगी कि ये कहना कि ये सारे नून लीग के एम्प्लॉयज हैं जो ये सड़कों पे आए हुए हैं। यार वो क्या किसके माथे पे लिखा हुआ ये नून लीग का या पीटीआई का? मेरा मतलब है कल जो भी एहतजाज की अगर इसी तरह के एडवाइजर हैं इमरान खान के तो फिर तो इस हुकूमत का मैं तो अल्लाह ही हाफिज है कि सरकारी अफसरान माल भी तो बड़ा बनाते हैं ना। वो कलम छोड़ की जगह आप रिश्वत छोड़ कर देते तो शायद हड़ताल की जरूरत ना पड़ती। खैरल साहब ये भी इस तरह की बात नहीं, लेकिन सारे रिश्वतखोर तो नहीं, वो तो 2% होते हैं जो ये तो आप नहीं क्लेम कर सकते कि वो सारे रिश्वतखोर हैं। जो है वो ईमानदार है और बेचारों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। अगर कोई रिश्वतखोर है तो उसके लिए एंटी करप्शन के इदारे जो है वो उनको पकड़े। लेकिन ये कह देना कि ये नून लीग के ये तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बेवकूफी और इससे ज्यादा मिसगाइड करना प्राइम मिनिस्टर को। ये तो प्राइम मिनिस्टर के फिर वहां पर दोस्त नहीं, मेरे हिसाब में तो वहां पर दुश्मन बैठे हुए हैं। वो दुश्मन है बिल्कुल, क्योंकि जो भी मुलाजिम है ना वो पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती हुआ है, वो नून लीग के दौर में भर्ती हुआ है या पीटीआई के दौर में भर्ती हुआ है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। अब जो मुतालबा कर रहे हैं, अब इसको ये को अगर बंदा कह रहा है जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये नून लीग के हैं, ये पीपल्स पार्टी के भी किसी हुकूमत में वो भर्ती हुए होंगे ना तो टैग तो नहीं लगा सकते ना। मसला ये है कि क्या मुतालबा उनका गलत है। वो कहते हैं ना जो बात कहने वाला है उसको छोड़ दें, क्या जो बात कह रहा है वो ठीक है। अभी 25% जो उनको इडाक रिलीफ दिया गया है, जो शेख रशीद साहब ने या वज़ीर दफ़ा और वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने बात की है, जाके कामयाब हो गए हैं। मुझे ये बताएं उसामा साहब, ये मरियम साहब जिस तरह बयान दे रही थी कल, मुझे तो इनको शर्म नहीं आती कि पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद डोगर साहब पंजाब असम्बली के सामने नाबीना लोग जो है कई दिन एहतजाज करते रहे और उनको लाठियां मारी गई, उनके ऊपर डंडे बरसवाए गए, उनके ऊपर आंसू गैस शेलिंग की गई और उनको सड़कों पे घसीटा गया। फिर पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी बेटियां बहनें जो है, नर्सेज जो है वो सड़कों पर थी, यंग डॉक्टर सड़कों पर थे, उसातिज़ा जो कौम के मामार हैं, जो ख़वातीन उसातिज़ा हैं डॉक्टर साहब, और जो मेल टीचर्स हैं वो कितने दिन सड़कों पे रहे। उस वक्त इमरान खान ट्वीट किया करते थे। तो बात ये है कि फिर ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए, इस तरह बात है। आप अपना मोरालिटी बात करें, आप अपने गिरेबानों में करते रहे, ये भी करते रहे। जब आप बात इस तरह करते हैं तो कम से कम अपना 10 साल दौर जो है गलत, यही वजह है। आप जल्दबाजी में ट्वीट करके डिलीट कर देती है, फंस जाती हैं खुद ही आप। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का फंस गए लंदन के फैसले की प्रेसिडेंट देके। मुझे ये बताएं, लंदन का बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पार्क के फ्लैट के चक्कर में किसी का तो भला हो रहा है, देखिए भला हो रहा है, लेकिन मुझे मैं कहता हूं 25% जो यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेहसाल करती हैं, बाबर डोगर साहब, मुझे कई दफा ये बेचारे जो गार्ड्स होते हैं, जो ये प्राइवेट कंपनियां बनी हुई हैं। अब मीडिया को पकड़ लेने, पहले अपनी बात कर ले, मीडिया के ऊपर आ जाते। अब मीडिया इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा माफिया है, हुकूमत ने मेरा ख्याल है मीडिया इंडस्ट्री माफिया है कि मिनिमम तनख्वाह मुझे नहीं छोड़ दें, अपने इंडस्ट्री पे आ जाते। हम सब की बात करते हैं ना, आज अपनी बात, इन कैमरामैनों की बात कर लेते, टेक्निकल जो स्टाफ है इसकी बात कर लेते। मीडिया सबसे बड़ा माफिया है। मैं मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा होकर कहा, मीडिया मालकान के सामने खड़ा होकर कहा, APNS और PB के ओहदेदारों के सामने खड़ा होकर कहा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो फेडरल है उनके सामने खड़ा। किस लिए सर? ऑपोजिशन ने भी नहीं दिया सर, अभी कौन सा मीडिया माफिया है? ऑपोजिशन ने इन लोगों के लिए बिल भी नहीं पास होने दिया। देखिए मुझे सुन तो ले उसामा साहब, प्लीज बात मेरी लेट मी कंप्लीट प्लीज। बात ये है कि यही मीडिया मालकान थे जो बड़े दावेदार थे कि बड़ी अंपायर हमारी खड़ी है, हम वजीर आजम बनाते थे, हम हुकूमतें बदलते थे, हम चेयरमैन नायब और चीफ जस्टिस लगाते थे, यही मीडिया था। इमरान खान साहब ने क्या ऐसा कर दिया? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जो नोटों की बोरियां इनको पहले मिल रही होंगी ना, ये जियो जंग और ये बड़े बड़े और जो चैनल है, ये क्यों रोना धोना डाल दिया? क्यों तनख्वाहें उन्होंने कम कर दी? क्यों तनख्वाहें मुलाजमान की कई माह तक लीड कर दी? मुझे बताए ना। और मीडिया मालिकान की लंबी फहरिस्त है, ये माफिया जो और मीडिया कार्ड में क्या क्या करते हैं वो भी आपको पता है, जो गंदे इनके धंधे हैं। मुझे ये बताएं उसामा साहब, और ये जो मालकान और जो माफिया है, चौधरी निसार अली खान ने ऑन रिकॉर्ड एडमिट किया
फैसल अजीज भी इस चीज़ के गवाह हैं और वो नज़ीर लगारी साहब भी। उसने कहा जब 2013 के इलेक्शन से पहले APNS PBA वाले ये जंग जी सारे जो बड़े ग्रुप हैं ये मिल के गए उनके पास, वो बैक बर्नर पे थे, मीडिया कवरेज मिल रही थी। नवाज शरीफ आपको पता कभी नाराज कभी मिल गए कभी, और शहबाज शरीफ उनको बना लाते थे, वो वजीर दाखिला थे। ये पास गए क्या लेके मुद्दा, और नवाज शरीफ साहब ने भेजा हुआ था कि आप उसको सिर्फ जाएं कटिस कर दें, आगे मेरा काम है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को जो है आप बोल को संभालें और इमरान खान को हम संभालेंगे। ये रिकॉर्ड की चौधरी साहब ने बताया, उसने नवाज शरीफ साहब ने बात कर दी। अब हुआ क्या कि बोल के ऊपर एक टेलर मेड, मैं उस वक्त पहले मीडिया मालकान जो मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे सुबह सहरी वक्त, जो रात लेट सोते हैं और लेट उठते हैं सहरी वक्त, एक होता है टेलर मेड इश्तिहार जिसमें चेयरमैन पैमरा की बात होती है, एक होती है टेलर मेड न्यूज और टेलर मेड FIR, जो बोल के ऊपर इसी माफिया ने मिलकर, क्या उसका जुर्म था बोल का, आपको पता है इस चीज का, वो एम्प्लॉयज की बात करता था, वो शुएब शेख का कसूर क्या जुर्म है, वो ये कहता था कि डबल से भी ज्यादा सुन तो ले, डबल से भी ज्यादा मैं दूंगा। ये आपको पता है मालकान शुएब शाह के पास गए क्या, डोगर साहब शुएब शेख साहब के पास गए क्या, मुद्दा क्या लेके कि आप इस तरह करें कि आप इतनी ज्यादा तनख्वाह क्यों दे रहे हैं, आप इतनी ज्यादा तनख्वाह क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मुलाजिम को मैं अच्छा इन्वायरमेंट दूंगा तो अच्छे तरीके से उसका पीस ऑफ माइंड से वो काम करेगा और वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो उन्होंने कहा जी आप तो सारे हमारे एंकर आपके पास आ रहे हैं, हमारे इदारे तो खत्म हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप एंकर को हमसे ज्यादा तनख्वाहें दें, आप उनको पास रखें, आप वर्कर को ज्यादा तनख्वाहें दें। लड़ाई क्या थी, लड़ाई ये थी कि हमने बेगार कैंपों की तरह, भट्टा मजदूरों की तरह मीडिया इंडस्ट्री से काम लेना है और इनको जिस तरह मर्जी इनको हाँकना है। वो उस बंदे का ये जुर्म बन गया। उसने कहा जी मैंने काम, आप मेरी नकल मारे, आप अच्छे काम की नकल मारे, अब 7 चीजें बन गए। अब मुझे ये बताएं उसामा साहब, ये मीडिया जो चीखें निकला रहा है, तनख्वाहें आदि हो गई, बंदे फायर कर दिए इमरान खान को बदनाम करने के लिए, मुझे ये बताएं इमरान खान साहब ने किया क्या है। इश्तिहार सरकारी मिल रहे हैं सारे चैनलों को, खरल साहब अखबारों को मिल रहे हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, काम मिल रहे हैं तो ठीक है, 1 मिनट क्योंकि तस्वीरों वाला सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। अच्छा बाबर साहब अब एकदम मैकेनिज्म की उनकी निकलनी शुरू हो गई, मैकेनिज्म कोई नहीं आना चाहिए, मीडिया कह देते हैं सर ब्रेक है, हमारा चैनल बंद भी हो रहा है, हम नहीं कह रहे, ठीक है हम कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं ना, ठीक है हम चीखें तो नहीं मार रहे, अच्छा बाबर साहब फायर तो नहीं लोगों को कहा जाता है, तो नहीं काम कर रहे, डिले तो नहीं कर रहे। अच्छा मिनिमम वेज कह देती है गवर्नमेंट, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट हो सकी है कि जी वहां पे नहीं जाएंगे जी मीडिया मालिक, मतलब सब अच्छी बात है, इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये जो कार्टेल बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, मीडिया भी एक कार्टेल का हिस्सा है ना, कार्टेलाइजेशन, वो मीडिया लॉजिक सुन, मिनिमम वेज जो है वो सिर्फ जो काबिल अमल है वो सिर्फ हुकूमती अदारों में काबिल अमल है। आप यहाँ पर बात जितने कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, आप वहाँ पर जाके छोटे मुलाजिम की सैलरियाँ तो मैं वेज बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उस पे भी आ जाना, 12,000 ले रहा है, 14,000 ले रहा है, जो 17,000 रुपया मिनिमम वेज है वो कोई इदारा नहीं दे रहा, कोई इदारा नहीं दे रहा। सोशल सिक्योरिटी ईओबी आपको पता है लोग करते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, पीडीएम क्या करेगी। नवाज शरीफ साहब ने फिर फोन किया है फजल रहमान साहब को और पूरी तरह से हिमायत की यकीन दहानी कराई है। ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला, अब पता चला। लॉन्ग मार्च तो होगा, पीडीएम ने लॉन्ग मार्च हर सूरत करना है, लेकिन उसके बाद धरने का क्या बनेगा। पीपल्स पार्टी ने शर्त ये रखती है कि अगर लाखों लोग लाने में कामयाब हुई पीडीएम तो फिर धरने का सोचा जाएगा। और ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर किसको दी गई है ज़्यादा लोग लाने की? ये दी गई है मुस्लिम लीग नून को और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप को। इसके अलावा बलूचिस्तान और सिंध से दीगर जमातें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेकर आएंगे और अगर लाखों लोग इकट्ठे हो गए तो उसके बाद फिर धरने का सोचा जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने फजल रहमान साहब से तवील मुशावरत की है, तवील फ़ोन कॉल की है, सेनेट इलेक्शन पर भी बात हुई है, ख़ासतौर पर लॉन्ग मार्च पर बात हुई है। ज़ाहिर है इसमें दामे दरमे सुखने, हाँ जी दाम इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है और उस पर भी ज़ाहिर बात हुई होगी किस तरह से ख़र्चा वगैरह करना है, पहले भी बहुत कुछ हो चुका। और साथ ही ये कि अब पीछे नहीं हटा जाएगा और मिलकर इलेक्शन लड़ना है, कोई उम्मीदवार नहीं लाएगा। बाबर डोगर साहब ये स्ट्रैटेजी कामयाब होगी या फिर धरने का? तो मेरा जाता ख्याल है पहले सोच कर लाया जाता है लोगों को कि आपने साथ खाने पीने का सामान लाना है, ये हालात होंगे, ऐसा ये तो नहीं हो सकता कि अगर लोग आ गए, लाखों लोग आ गए तो फिर वहां जाकर सोचेंगे। ये तो कुछ अजीब स्ट्रैटेजी। अच्छा उसामा साहब, जहाँ तक पीडीएम के इकट्ठे लड़ने का फैसला है, मेरा ख्याल उसका फ़ायदा पीडीएम को होगा
जाहिर बात है कि वोट डिवाइड नहीं होगा, और वोट जब डिवाइड नहीं होगा तो अल्टीमेटली सारा फ़ायदा जो है इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को होगा। जहाँ तक बात की है आपने धरने की, तो उसमें आप कह रहे हैं कि जी पहले लोग जो है पहले तो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान वो तो डिसाइड कर चुके हैं कि धरना देना ही देना है, चाहे पे पार्टी साथ बैठे या ना बैठे। अब वो तो अपना इंतज़ाम करके आएंगे, धरने का पूरा इंतज़ाम करके आएंगे। नून लीग भी अपने धरने का इंतज़ाम करके आएगी और मौलाना फजलुर रहमान भी धरने का इंतज़ाम करके आएंगे। आगे फिर पार्टी ने ये जो मेरी इतला है वो ये है कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान धरने का फैसला कर चुके हुए हैं। एट एनी कॉस्ट फिर पार्टी साथ देती है नहीं देती, साथ चलती है नहीं चलती, वो इस चीज़ से मुबर्रा होकर अपनी धरने की तैयारियां करेंगे। अच्छा। और धरना देंगे, चाहे वो अब और ये भी कोशिश करें कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हों। कितने इकट्ठे होते हैं मुझे नहीं पता, मौलाना फजलुर रहमान कितने इकट्ठे लेके आते हैं लोग मुझे नहीं पता, नून लीग कितने लाती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी फैसला कर चुकी हुई है धरने का, इन्होंने वापस नहीं आना। चले ये अच्छा, मैं आपको बताऊं। अब खरल साहब आपको क्या लगता है ये कामयाब हो सकेगा? ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा अहमद हसान के दरमियान लड़ाई हो गई थी अदालत के अंदर कि भाई ये बंदे नहीं लेकर आए ना ही खुद आए, और लाहौर जलसे के बाद ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, उसने बता दिया कि भाई हम जाते हैं बंदे आते नहीं है। आपको पता है दिहाड़ियाँ इस दफा दे सकेंगे, इतने लोग ला सकेंगे। अच्छा आपने उसामा साहब ये जो बात की है ना दाम में सुखने, हाँ जी दाम पर जरा जोर ज़्यादा, दाम पर जा रहा हूँ। ये वो लोग हैं धेले और दमड़ी वाले, ये कहते हैं कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में आप ये थोड़ा सा अपने अल्फाज वापस लें, क्योंकि इनको उल्टा लटकाएं, इनके ऊपर मुकदमे बनाएं, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इनको डिक्लेयर करे, नाअहल कहे, झूठा कहे, नुसरबाज कहे, स्विंडलर कहे, करप्ट कहे, मनी लॉन्ड्रर कहे, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो मिसाल इन्हीं के लिए शायद बनी है, इन्हीं के ऊपर मुस्ताक है कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। ये कर रहे हैं की जमानत दे सकते हैं, वो भाई खोखर उनके लिए कब्जा ग्रुप को देते हैं, ठीक है। आपको पहले भी लगाया, हर जलसे में लगाया, सरकारी टिश्यू पेपर के टॉयलेट पेपर का तो वो सरकारी खजाने से लगाते हैं। माँ को जो दबाने वाली खातून है उसको सरकारी खजाने से, सुन ले, मुझे खुद दबाने वाली जो डॉक्टर साहब जब रावलपिंडी जा रहे थे उस तहरीक को कौन स्पॉन्सर कर रहा था? आईबी के सीक्रेट फंड सर, जहां उस वक्त हुकूमत थी। नहीं इनकी हुकूमत के फंड थे भाईजान, पंजाब में तो पंजाब में शहबाज शरीफ बुकला तहरीक के दौरान इनकी वही मैं कह रहा हूं, बुकला तहरीक के दौरान जब नहीं और सेकेंडली उस वक्त इनकी हुकूमत नहीं थी सर, पार्टी की मरकज में थी, इधर गवर्नर राज था, पंजाब में गवर्नर राज था, थोड़ी देर के लिए राज था। सलमान तस्वीर की तहरीक के लिए आईबी का पैसा नहीं लगाएगा। जब मियां नवाज शरीफ निकले थे ना उस वक्त गवर्नमेंट थी ना उस वक्त सलमान तस्वीर की। मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ का मुझे क्यों निकाला कि रैली की बात कर रहा, वो आईबी की गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी, आईबी के 94 बात नहीं कर रहा, अपर माल पे पुरानी बात कर रहा हूं। मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपना धरना दिया था उसको किसने स्पॉन्सर किया था? मुझे आप स्पॉन्सर भाग गए, स्पॉन्सर इनको नहीं मिलने वाला। ये जहां पे इनका बेनिफिट होता है सुन ले, स्पॉन्सर कोई नहीं, ये टका दिया बुखार उतार ये अपना जब भी इनको फायदा होता नजर आता है। भाईजान ये टका लगाने का नहीं है, सरकारी खजाना इस्तेमाल लगाते। जो बंदा अपनी माँ की खिदमत गुजार जो है वो चनन दिन जो है उसको तनख्वाह सरकारी खजाने से उसको पैसे नहीं देता। जो अपने टिश्यू जो टॉयलेट पेपर का टिश्यू जो है वो सरकारी खजाने से इस्तेमाल करता है, जो उसका हर लुकमा जो है वो सरकारी साहब से लगाते। लेकिन बात ये कि जब जरूरत पड़ती है वो बहुत पैसा लगा देते हैं, उस वक्त उनके लिए लोग लगाते खरीद लेते हैं, उनके इन्वेस्टर होते हैं जो अगर घूमते हैं। सेंध में है ना आज भी क्या नवाज शरीफ साहब के पास इन्वेस्टर हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मरियम साहिबा सबके पास इन्वेस्टर हैं या शहबाज शरीफ साहब के अभी इन्वेस्टर नहीं है, वो भाग गए सर। फजलुर रहमान साहब दोबारा चंदे की वो छाप देंगे, कहते हैं इस वक्त आपका नंबर जो है ना सर पहले धरने पर उन्होंने छापी थी, वो याद है ना? फजलुर रहमान साहब की तरफ से छापी नहीं चंदे के लिए कि इस्लाम का ये बताएं धरने के लिए वो छापे देंगे चंदे के लिए। हाँ तो रसीदे हैं ना, तो कितने छाप लेंगे, छाप लेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं अब दो चीजें, 20 रुपए के चंदे से ना अरबों करोड़ों ये नहीं होते, ये वो ड्रामा था, वो सिर्फ दिखावा था कि ये देखिए इमरान खान साहब का सबसे ज्यादा मेरी पार्टी मुझे फंड कर रही है। मुझे अहम बात है 20 रुपए के चंदे इतने बड़े दर्जन नहीं होते, वो एक दिखाना था कि देखिए जी मेरी पार्टी मुझे फंड कर रही है, इधर से पैसा आ रहा है, अदरवाइज पैसा आता है, पता है कि पैसा कहां से सरदारी साहब को टास्क दिया गया है ना,
जो जरदारी साहब को या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो टास्क मिला है, अच्छा, इंतहाई कामयाबी से उसके आगे बढ़ रहे हैं, कामयाबी से बढ़ रहे हैं। विन विन सिचुएशन में है। सेनेट का चेयरमैन भी उनकी मर्जी का आ रहा है, अभी तक जो सूरत हाल नजर आ रही है। डिप्टी चेयरमैन भी उनका जो PTI का आएगा, नून लीग को कुछ ना मिला। मुकदमात बेल अगर उनकी हो रही है, जारी बात है इदारों की मिली भगत होती है बेल, जब आपको तो ये कोर्ट के सामने तो वही होता है ना। फिर उसके बाद कराची उनके मुकदमे भी अगर चले जाएंगे, फिर उसके बाद ये PDM का प्लेटफॉर्म भी जरदारी साहब की ख्वाहिश है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सीटें उन्होंने लेनी है और फिर ब्लेम गेम सेनेट के इलेक्शन के बाद देखना, वो कहते हैं जुतियों में दाल बटेगी, क्योंकि PDM का इसलिए प्लेटफॉर्म वो इंटैक्ट रखना चाहते हैं PDM को। अब देखिए जरदारी साहब और बिलावल साहब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं लाखों लोग आपने लाने हैं, आप लाएंगे, जो कि आपको भी पता है ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ऐसे ही जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से हमारे जरदारी साहब कह रहे हैं खड़े होते हैं या नहीं होते, धरना होना है, धरना वो उन्होंने देना है, ये उनका फैसला। और जो अवाम पार्टी के 2-4-5 लोग वहां पे नहीं भी पहुंचे, वो हमें नहीं फर्क पड़ता ना। ये लाख लोग जमा कर सकते हैं, मैं आपको मैं लिख के दे रहा हूँ ना। लाखों का मजमा होगा ना, पीपल्स पार्टी धरने में शामिल होगी, ये क्लियर होगा। लेकिन मैं तो आपको पहले कह रहा हूं, ठीक है, पहले कह रहा हूं, ये फैसला कर चुके हैं कि हमने धरना देना है। पार्टी बात हुई नहीं आती नहीं आए, अगर मैं पार्टी PTI के साथ हाथ मिलाती है, टाइम खत्म हो रहा है, ये कहते हैं कि वो भी एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा असद खलील साहब, तो नून लीग हो गई 4 सीटों में 2 अगर नहीं भी इनको PDM ले जाएगी सारी सीटें, नून लीग को ठिंगा मिलेगा, ठिंगा। अच्छा मुझे बताएं, 4 सीटें लेंगे, 4 सीटें जब ले जाएंगे मुझे बता खलील साहब, आप तक आपकी ना PDM ने लेनी, अब नून गुजारिश सुने, आपकी पहले धरने से लेकर ना 4 सीटों वाली कहानी तो PDM की बात है। अच्छा सर, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, 4 कैंडिडेट उनके देगी ना, तो उसके बाद क्या होगा आप देख लीजिएगा। गिलानी साहब जो है पीर पार्टी पंजाब से कैंडिडेट नहीं दे रही, गिलानी साहब इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा चले, मुझे इस ये बता दें असद खलील साहब, पहला धरना जब फजलुर रहमान साहब ने दिया था तब से लेकर उसके बाद तक इस हवाले से आपकी पेशगोइयां सारी सही साबित हुई हैं। अभी मैं पेशगोई नहीं, मैं खबर दे रहा हूँ, ख्वाहिश नहीं है, खबर दे रहा हूँ। लाखों का मजमा नहीं होगा, कामयाब होगा पार्टी धरने में शामिल वो नहीं तो होगी। बाबर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन नून लीग और फजलुर रहमान साहब अगर धरना देते हैं तो हुकूमत जाएगी, कामयाब होगा। की बात है, उनके बाद क्या वो कह रहे हैं, उसके बाद अपनी फेस सेविंग के लिए इनको बंद गली में फिर चले जाएंगे। आपका पॉइंट आ गया। अगर ये धरना देंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ ये एक बंद गली में होंगे और उसके बाद इनको उल्टे पांव भागना पड़ेगा। अच्छा, ये बात मैं कह रहा हूं बाबर डोगर साहब, अब तक जो कुछ और 2023 तक इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, जरदारी साहब इसी तनख्वाह पे काम कराएंगे। अच्छा सर, टाइम खत्म हो गया, यकीन करें मुझे प्रोड्यूसर 2 दफा कह चुका है। मुझे ये सिर्फ ये बता दें कि आपको क्या लगता है, अब जब जितने भी इन्होंने अपने सेट किए थे कि जी दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी, उसके बाद लॉन्ग मार्च या इलेक्शन होने देंगे, सब में नाकाम हुई PDM। ये तो मैं नहीं कह सकता, धरने के नतीजे में आज तक पाकिस्तान में कभी कोई गवर्नमेंट नहीं गई, लेकिन नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने धरना देना है। अच्छा, पे पार्टी साथ है या नहीं है, वो तो नहीं। वैसे फजलुर रहमान साहब का एक ताज़ा बयान सुन लीजिए, उन्होंने कहा है तहरीक होती है, वो मकसद हासिल हो सके, वो डिग्री होती है, असली हो जाती है। तहरीक तो तहरीक होती है, वो तहरीक मुतहरिक होती है और वो चलती रहती है, मकसद हासिल होना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।